हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं एजीयान के इस वीडियो सेगमेंट में यूपीएससी 2025 में हुए पेपर के कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे। जैसे कैसा रहा हमारा 2025 का यूपीएससी के एग्जामिनेशन सेंटर का हाल। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कैसा था पेपर, क्या पेपर डुएबल था या फिर पेपर करने में कठिन था, कैसे करना था, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और वहीं हम तीसरी बात करेंगे कि कट ऑफ हमारी क्या जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, एग्जामिनेशन सेंटर हमारा कैसा है। तो जैसा मैंने पिछले साल एग्ज़ाम दे के आने के बाद क्रिटिसाइज़ किया था, सेम उसी तरीके का हाल इस बार भी यूपीएससी ने रखा था। वो तो शुक्र हो कि इस बार शुक्र है भगवान का कि कई जगहों पर मानसून जल्दी आने की वजह से मौसम अच्छा दिखाई दिया, तो गर्मी का असर उतना नहीं देखने को मिला। लेकिन गर्मी उमस तो थी। और कमाल की बात, मेरे रूम में मेरे ऊपर तो पंखा था, पर कुछ एक्सपीरियंट के ऊपर पंखा इस बार भी नहीं था। फर्राटा लगाया गया था, वो भी फर्राटा क्या ही काम का। साथ ही साथ बीच में बहुत ही जोर की आंधी चली। मैं अपने रूम का हाल बता रहा हूँ, मैं खिड़की के जस्ट बगल था। टीचर देख रहा है कि मुझे पेपर करने में कठिनाई हो रही है, मेरा पेपर उड़ रहा है, मेरे पेन नीचे गिर जा रही है, आंधी बहुत ज़्यादा जोर है, पूरा धूल एकदम पूरा मुंह पे आ गया, पेपर पे पूरा वो पड़ गया। ओएमआर भरते वक्त भी धूल अगर हो आपके और पेन पे आ जाए तो आपकी पेन भी ख़राब हो सकती है। तो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, पर और इस पे उनको ध्यान देना चाहिए जहाँ पे पेपर हो रहा है, पर उनको क्या, वो दूर से बैठे बस देख रहे हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर फिर से वही हाल रहा, कोई भी यूपीएससी का वहाँ पे अंदर दिखाई नहीं दिया। कि आंधी आई हो तो जा करके देख लें क्लासेस का हाल, कि क्या बच्चों को आंधी से दिक्कत तो नहीं हो रही, मतलब चीज़ें देखने के लिए कोई नहीं है। और फिर वही गलतियाँ कर रहे हैं टीचर्स, जहाँ सेंटर जा रहा है वहाँ टीचर्स ये गलतियाँ कर रहे हैं कि इतना धीरे स्लो काम कर रहे हैं। जब उनको बोला गया कि पेपर आप अब अनरैप करके बांट दीजिए, तो मैम बात करते करते उसको अनरैप कर रही हैं टीचर से, जो मेरे में थी। मतलब इनको ये नहीं समझ में आता कि आप इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम ले रहे हैं, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा ठीक से कंडक्ट कराया जाए। खैर, फिर भी पिछली साल से इस बार ठीक था माहौल, क्योंकि भगवान मेहरबान हो गए। बाकी सेंटर में कोई चेंजेस नहीं आया, सब वैसे का वैसे यूपीएससी का रहा जैसे वो पिछले साल सेंटर्स देते थे। और उस एक और मजाक की बात, भाई जब चुनाव होगा तो आप चारों तरफ पुलिस हर जगह हर चौराहे पे बैठा दोगे। जब यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है तो कम से कम एग्जामिनेशन सेंटर से 100-100 मीटर पे तो पुलिस खड़ा कर, 200 300 मीटर पे पुलिस खड़ा कर दीजिए। वो गाइड कर दें कि बेटा इधर जाओ, इधर ये वाला सेंटर है। नहीं, ये तो करना ही नहीं है। खैर है, ठीक है। तो ये रहा भाई ये एग्जामिनेशन सेंटर का हाल। अब हम बात करेंगे पेपर के बारे में। पेपर सभी ने कहा, चाहे वो जो भी टीचर हो, सभी ने पेपर को किस देने वाली तारीफ़ की है, और पेपर लायक भी था, डिज़र्व करता है उनकी तारीफ़ जिन्होंने पेपर को बनाया था। पेपर बहुत खूबसूरत बना था, एक नंबर पेपर, यूपीएससी वाला पेपर बना था। चाहे वो सीसैट हो और चाहे वो जीएस1। सीसैट 1 थोड़ा से कह सकता हूँ कि ज़्यादती अभी भी जारी है जिनका मैथ्स नहीं है। पर आइए बात करते हैं उस पर। तो मैं यहाँ पे पेपर नंबर 1 लेकर के यहाँ पे बैठा हूँ जैसे। तो पेपर क्यों मैं कह रहा हूँ कि पेपर मॉडरेट टू हार्ड तो था, लेकिन पेपर डुएबल था। मतलब उसके जो मॉडरेट क्वेश्चन थे वो तो डुएबल थे। जैसे सरल कुछ भी नहीं था, लेकिन डुएबल थे। और कट ऑफ भी ठीक ही है, मतलब कट ऑफ के बारे में लास्ट में बात करेंगे, पर पेपर करने लायक था। मतलब ऐसा आप नहीं बोल सकते कि भैया क्या दे दिया। देखिए, तो यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूँ, अब मान लीजिए मैंने डी सेट है, ठीक है, मैं जानता हूँ मुझे आसान सा सेट मिला, डी सेट अच्छा सेट था। तो अब जैसे मुझे डी सेट मिला, तो डी सेट में क्या है कि स्टार्ट की, अगर आप बताइए पेपर क्यों आपका मतलब पेपर का आपको क्यों लगेगा कि आपका अच्छा है। अब देखिए, पहला ही क्वेश्चन आया कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ठीक है, जो उनका वक्तव्य था कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, कब दिया है।
अब ये क्वेश्चन आराम से आप बता सकते हो भैया भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, इतना आसान। फिर आगे आपका वो मोहनजोदड़ो में नाचती हुई लड़की की मूर्ति थी, जाहिर सी बात है भाई कांसे की ही बनी होगी। फिर उसके बाद चौरी चौरा की घटना थी, CR दास वाली, ठीक है। मैं ऐसे ऊपर एक ऑप्शन पढ़ लूँगा, आप समझ जाइएगा कि वही वाले। बताइए, पहले पेपर में मुझे ये देखने को मिला, साथ ही साथ मुझे देखने को मिला पूना समझौता वाला क्वेश्चन, ठीक है। पपीता, अनानास, अमरूद, इनमें से 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए थे। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें आप तीनों लगाओगे। फिर ऐसे ऐसे करके यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, ये 5 ऑप्शन वाला था, ठीक है। इसमें तो ट्रिक्स भी लग जाती हैं। साथ ही साथ 7वां में साइबेरिया वाला था, जिसमें आसानी से एलिमिनेट हो गया। आत्मसम्मान आंदोलन, रामास्वामी नायकर, ये बताइए आपको, कितना आसान क्वेश्चन। बोत्सवाना, चिली, इंडोनेशिया में क्या पाया जाता है, कितना आसान क्वेश्चन, तीनों सही थे। मेलाट, नार्मंडी, सार्डिनिया, ये थोड़ा से देखिए सरल एक भी नहीं है, क्योंकि सब फैक्ट बेस्ड है। फैक्ट नहीं आते तो कठिन हो गए, तो फैक्ट वाले कभी भी सरल में नहीं आते हैं, पहली बात मैं बता दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे मेलाट, नॉर्मंडी, सार्डिनिया हो गया, तो ये थोड़ा टफ पड़ सकता है, क्योंकि सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, ये सार्डिनिया नाम सुन लेता है आदमी, नॉर्मंडी भी सुन लेता है, मेलाट को थोड़ा से हो सकता है, बहुत लोग सुने होते हैं, बहुत लोग नहीं सुने होते, तो ये टफ वन में आ जाता है। पर यार ये देखो, मैंने देखा 10 क्वेश्चन और उसमें से कम 8 से 9 आसान थे, मतलब मुझे आसान लगे, मेरे लिए करने लायक थे, तो पेपर अच्छा लगा मुझे। इकोनॉमिक्स का ये राजस्व घाटा वाला देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन सेट किया था कि 1 से 2 लग जाए आपका। मेरे में ये 11 नंबर और 15 नंबर जो है, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, तो ये भी आसान थे। वहीं ये हमारा साउथ नॉर्थ कॉरिडोर वाला था, बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे इसमें, और मध्य एशिया से यूरोप को ले जाते हुए, पर मैं आपको बता दूं ये मिडिल ईस्ट से यूरोप नहीं जाएगा। ये आपको सीधे पता है कि भारत से यूरोप को अजरबैजान से होते हुए जोड़ता है, तो ये जोड़ेगा जो हमारा वहाँ पे तेल वगैरह सस्ता हो जाएगा अगर ये हमारा अच्छे से जुड़ गया, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, ऐसे ही पूरे पेपर बने हुए हैं। हाँ, अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों, मतलब ये झुझलाया है लोगों को। देखिए 2024 में जब हमने एग्ज़ाम दिया, पेपर करने लायक था, मैं फिर बोल रहा हूँ पेपर करने लायक था, पेपर अच्छा था, बढ़िया सेट किया गया था, एकदम बैलेंस सेट किया गया था। तो और हाँ, साइंस टेक ने परेशान किया होगा, तो अब क्या कर सकते हैं भाई, फिर पढ़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा। नहीं हुआ तो ठीक है भाई, अगली बार दिया अच्छे से, पर ध्यान दे देना यूपीएससी हर बार नहीं गूगली डाल रहा है। पीवाईक्यू को जो एनालिसिस सही से नहीं करके गया, कहने को होता है पीवाईक्यू करो लोगे तो क्या हो जाएगा, पीवाईक्यू से बहुत लोग कहते हैं पीवाईक्यू, वैसे पीवाईक्यू बहुत सभी कहते हैं इंपॉर्टेंट है, पर कुछ लोग का भी ऐसे भी व्यू रहता है कि भाई नए क्वेश्चन से वेट करो ना, यूपीएससी कौन सा पुराना रिपीट कर रहा है। अरे भाई पीवाईक्यू एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि पैटर्न भी जानना जरूरी होता है। अब पिछले में 2024 में एक क्वेश्चन 3 ऑप्शन वाला आया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ज्योग्राफी को पूरी तरह से लीप दिया गया 3 ऑप्शन डाल के। देखिए जनरली क्या होता है, मेरा तो भाई ज्योग्राफी मेरा सबसे फेवरेट में से रहता है एक, और पॉलिटी, तो जो ज्योग्राफी मेरा सबसे फेवरेट में से एक है, उसमें इतने ज़्यादा उन्होंने 3 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे दिए कि वो फेवरेट से मेरा खराब हो, थोड़ा सा गड़बड़ चला गया, तो जिससे मैं नंबर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था वो चीज़ में वो उन्होंने टफ कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे देखना चाहिए था भाई, 2024 में एक क्वेश्चन ऐसा आया है, यूपीएससी ऐसा कर सकता है, किसी टीचर्स का भी ध्यान नहीं गया तो उन्होंने डाल दिया, तो वो उनका खेल है, वो खेलेंगे आपके साथ, आपको बस मेहनत के साथ लगे रहना है, ठीक है। पेपर कैसा भी है, एक्सक्यूज़ दीजिए, एक्सक्यूज़ देने से क्या होगा ना, आपको एक मोटिवेशन मिलती है। लोग कहते हैं एक्सक्यूज मत दो, भाई लोगों को एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, वो तुमको गलत ही मानेंगे, खुद को एक्सक्यूज़ दो कि भाई ठीक है मैं गया यार, एग्जामिनेशन सेंटर अच्छा नहीं था, क्योंकि आपको अगले साल के लिए तुरंत रिचार्ज होना है, ठीक है। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो अगले साल के लिए आपको तुरंत रिचार्ज होना है, तो आपको उन चीज़ों को दोष देना है जो चीज़ें आपकी वजह से नहीं हुई है, आपकी वजह से हुई भी हैं तो दूसरे पे डाल देना है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ पाओगे। अपने आप अंदर से तो आप जान रहे हो ना, अपने आप से झूठ मत बोलो, बाकी अपने मन को ये चीज़ समझा दो कि भाई देखो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने गलत किए, ये सही होते तो आज मैं सही जगह पे होता, ठीक है। तो पेपर डुएबल था, करने लायक था। जो टफ बनाया पेपर को, जो
मॉडरेट तो था पूरा पेपर मॉडरेट था। जो मॉडरेट को टफ बनाया वो थे 3 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, जिन्होंने उसको टफ बनाया। और ठीक है, ये हो गया GS1 का। देखिए भाई, यहाँ पे बहुत लोगों का पेपर में क्वेश्चंस वगैरह छूटे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरे को सबसे सिंपल स्ट्रेटजी लगती है पेपर करने की। आप पेपर अपना खोलो, करना तो है ना आपको, 100 क्वेश्चन आपको करना है ना, वो 95-90। तो आप ये क्यों देखोगे कि भाई मैं ज्योग्राफी पहले करूँगा, भाई मैं ये करूँगा, भाई मैं वो करूँगा? नहीं यार, सीधे 1 मिनट देना है एक क्वेश्चन को, 1.25 सेकेंड आपको देना है। ओ भैया, आप लाइन से लगाते चलो ना। जब 1 मिनट 25 सेकेंड हो, तो अगर आप 1 मिनट 25 सेकेंड में कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो और सच में आपको क्वेश्चन में डाउट है कि आता है कि नहीं, तो आप उसमें जो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी लगे आप लगा के आगे बढ़ो। एक एक क्वेश्चन करते जाओ, पीछे पलटने, बाद में भरने, ये देखूंगा वो देखूंगा, इसके चक्कर में नहीं, लाइन से भरते जाओ भाई। पूरा पेपर तुम 90+ क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, लाइन से करते जाओ। जैसे मान लो मैंने 1 पेज किया, देखो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी 10 करने के बाद टिक लगाना, 15 ये नहीं। 1 पेज आपने किया, ये दोनों साइड का आपने किया, टिक किया, फिर क्या करिए, तुरंत OMR लीजिए और उस 1 पेज में जितना आपने किया उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, फिर अगला पेज पलटिए, उसका करिए, उसका टिक करिए। ये रहेगा ट्रिक, ये रहेगा तरीका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सीसैट की तरफ, जहाँ पे गूगली डाली जा रही है। और देखिए सीसैट का, इस बार मैं सीसैट का पहले पेपर का एनालिसिस करता हूँ। देखिए, जहाँ तक मुझे देख करके लगा, सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन टफ, घुमाए थे, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे लेवल के थे, घुमाए थे। पर अच्छा ये चीज़ था कि टाइम कम लेने वाले थे, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपने पढ़ा तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये किया था यूपीएससी, ये यूपीएससी का बढ़िया काम था। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन भाई यूपीएससी है, तो क्यों ही कॉम्प्रिहेंशन आसान बनाएगा? तो कॉम्प्रिहेंशन को उसने ठीक ठाक लेवल पे रखा, आपको पढ़ना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ेगा। तो देखिए, ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन का, मैंने एनालिसिस कर दिया। अब मैं करूँगा क्वेश्चंस का। देखिए, रीजनिंग हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ये बहुत इजीली लगते हैं, जैसे वो स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं कि क्या ये दोनों मिलके सही है या एक अकेला सही है, या एक अकेला उत्तर देने के लिए काफ़ी है, या दोनों में से कोई उत्तर नहीं दे सकता। तो ऐसे वाले फ्री के नंबर होते हैं। ऐसे ही कर करके रीजनिंग जो होती है, दिशा वगैरह हो गया, और बेटी हो गई, बहू हो गया, वो रिलेशन, ब्लड रिलेशन, तो ये क्वेश्चन डुएबल होते हैं, तो करने लायक है। बाकी तो रीजनिंग भी कई सारी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेक करती हैं। तो रीजनिंग का अगर मैं रिव्यू करूँ यहाँ पे, तो रीजनिंग यहाँ पे मैं ये बोलूँगा 70% ईजी थी। 30% में अगर आप पढ़े होंगे, जो उसकी कठिन 30% थे, अगर उसमें पढ़े होंगे तो भाई आपके लिए पूरा पेपर कठिन कर दिया होगा, क्योंकि जहाँ टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पेपर खराब हुआ। मैथ्स के बारे में मैं बोलूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा गेम खेला गया है। मैथ्स में गेम ये खेला गया है, कुछ सरल के बाद कुछ कठिन रख के कुछ सरल किया गया है। तो मान लीजिए लड़का एक साइड से लगा रहा है, अब वो कुछ सरल पाया तो खुश हो गया, लेकिन जब कुछ कठिन वाला आया तो नर्वस हो गया और उस कुछ कठिन को भी सरल मान के करने लगा, और वो तो कठिन थे, वो तो उसका टाइम खा गए, और फिर जो लास्ट में सरल थे उस पर नहीं पहुंच पाया। तो ये मैथ्स में बहुत अच्छा खेला है, पेपर सेट करने वाले ने बहुत अच्छा किया है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कैसे मैंने किया था। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन से मैंने स्टार्ट किया, कॉम्प्रिहेंशन किया पूरा, जितने भी कॉम्प्रिहेंशन थे उसको डन करने के बाद मेरे दिमाग में प्री प्लान था कि पहले मैं पीछे से पेपर तुरंत पलट दूंगा, क्योंकि पीछे मुझे वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलते हैं। पीछे पलटा, रीजनिंग से करना स्टार्ट किया, फिर मैथमेटिक्स भी साथ में आता गया, करता गया। उसके बाद लास्ट में मैं 3 पेज ओपन नहीं कर पाया। मैं 54 के आसपास, 54 के आसपास क्वेश्चन किया था, लास्ट में 3 से 4 पेज में ओपन नहीं कर पाया, टाइम खत्म हो गया, क्योंकि बीच में मैथ्स के और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ने मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया। 1 घंटे में मैंने कॉम्प्रिहेंशन कर लिया था, लेकिन बचे 1 घंटे में मैं 4 पेज तक नहीं पहुंच पाया। मिस्टेक ये किया कि मैंने पूरा पेपर नहीं पढ़ा यार, मिस्टेक हो गया। मुझे रीजनिंग करने के बाद कम से कम 4 मिनट दे के पूरा पेपर पलटना था, ये मेरे से मिस्टेक हुआ, और एग्जामिनेशन सेंटर में किससे नहीं होती, मेरे से भी हो गई। तो ये गलती मत कीजिएगा अगर आप पेपर दे रहे हो, प्लीज़ 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 आप पेपर को एक बार पलट लीजिएगा यार, आसान वाले मिल जाते हैं यार।
फिर उसके बाद मेरे साथ हुआ ये कि मेरा हो जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीसेट तो हो ही जाएगा मेरा, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। पर यहाँ पे बस चुभा ये कि घर आने के बाद जब मैंने वो 4 पेज देखा ना, तो उस 4 पेज में मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, जिनको देख करके मुझे लगा अरे यार मैं क्या बोलूँ। उन्हीं 4 पेजों में ये क्वेश्चन शामिल थे, A इज लेस देन आर इक्वल्स टू B इज ग्रेटर देन C इज लेस देन D। ये वाले क्वेश्चन आप देख लेना पेपर में, कितना आसान है आपको पता चल जाएगा। 4 अंकों की संख्या यानी इस प्रकार है कि उसे इतने इतने से विभाग करने पर शेषफल क्या आता है। इकाई का अंक वाला जिसकी इतनी प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन छूटा। अभी और बताता हूँ। 7 इंटू 3 43 इंटू 385 इंटू 1000 इंटू 2401 को 335 की पावर n से विभाजित करो तो क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन डिवीजन का अनुक्रम 24 x 12 18 36 90, इसमें x की वैल्यू बतानी थी, बताया मेरा सिर्फ 0.5 फिर 1 फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करना था, इसका पता चल जाता। इसमें एक वृत्ताकार पथ पर चलते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, ये मतलब हमारा क्वेश्चन था, क्या बताऊं मैं, टाइम का था यार, ये टाइम एंड डिस्टेंस का था। ये क्वेश्चन मैं कर सकता था इजीली, मेरे पास मैथ्स है ना तो मैं कर सकता था, इसलिए बोल रहा हूँ। यदि n स्क्वायर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बताओ इसमें आपको भी पता है कि क्या होगा, 8 अंक आएंगे भाई, सिंपल सी बात है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे को मुंह से मैं बोल देता तो लग जाते, छूट गए। तो भाई सीसेट टफ नहीं है, ठीक है, सीसेट उतना टफ नहीं है कि एकदम पार चला गया, लेकिन यह है संयम रख के करने की ज़रूरत है। उनके लिए टफ नहीं है जिनका मैथ्स है, जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए तो भाई पेपर बन रहा है, चाहे सिंपल वाला भी क्वेश्चन उनके लिए थोड़ा मुसीबत वाला साबित होता है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, उनसे इक्वेशंस भी ठीक से सॉल्व नहीं होते जिनका मैथ्स नहीं होता। उनको आप इन चीज़ों में ना उलझाइए, थोड़ा तो लेवल कम कर दीजिए, मेरी तरफ से कम कर दीजिए। जिनका मैथ्स नहीं है वो कर पाए वो उसको ठीक से, वो प्रसन्न मन से घर आ पाए अपने, आप उनको वहीं हताहत कर देते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको आपको करना कैसे है। देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनका मैथ्स है, एक है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है भैया, आप सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पे अटैक करिए, कॉम्प्रिहेंशन अपना तगड़ा करिए। 1 घंटे या फिर 50 मिनट में आपको सारा कॉम्प्रिहेंशन कर लेना है। लास्ट के 1 घंटे 10 मिनट या फिर 1 घंटे आपको रखने हैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए। मैथ्स और रीजनिंग में सबसे पहले आप 3 मिनट का समय लीजिए, पूरा पलट लीजिए पेपर एक बार, और जो आपको सबसे ईजी लगे, चाहे 6 क्वेश्चन आपको मिल रहा हो सबसे ईजी, वही 6 करिए पहले। मतलब आपको जो सबसे ईजी मिले आप जल्दी कर लीजिए, जिसमें आपको उलझना ना पड़े, ठीक है। और इन पे थोड़ा सा कमांड कर लीजिए, ये कथन वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, करने लायक होते हैं, इन पे आप कमांड कर लीजिए। तो ये वो उनके लिए बात हो गई जिनका भैया मैथमेटिक्स नहीं है। आप कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने कर लिया, आपका 20 कॉम्प्रिहेंशन सही हो गया, तो आपको सिर्फ 15 से 16 मैथ्स के क्वेश्चन चाहिए होंगे, जिसमें इजीली आपको मिल जाएगा। वो आप संयम के साथ करिए, क्योंकि आज वॉच के कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस एंड टाइम, वर्क एंड टाइम, भाई ये सबके प्रॉपर आप अवेलेबल हैं टीचर्स, जो कि बिना मैथ्स वालों को भी मैथ्स सिखा दें, बिना रीजनिंग वालों की समझ को भी वो रीजनिंग सिखा दें। ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं, और उनके इन टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट भी हैं, और इन टॉपिक्स पे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं जहाँ तक है मैं बोलूँगा भाई, मैथ्स हो या ना हो, क्वेश्चन करने लायक देता है यूपीएससी, उसको भी थोड़ा बहुत ध्यान है। प्रॉब्लम्स होती हैं तो संयम के साथ करें, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करें, उसके बाद आप रीजनिंग के पोर्शन पे जाएं, तुरंत पेज खोलें, रीजनिंग के पोर्शन पे जाएं, और फिर मैथ्स वाले पोर्शन में आप ये देख लें कि आपका क्या इजी है, जल्दी जल्दी मैथ्स वाले में कर लीजिए। ये रहेगा आपका, जिनका मैथ्स नहीं है। जिनका मैथ्स है भैया, मैं तो कहूँगा आप पेपर पढ़िए, ठीक है, पेपर पढ़िए। खैर मैंने पहले कॉम्प्रिहेंशन किया था, मेरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा कम वो लगता है तो ऐसा करिएगा ना, आप सीधे मैथ्स ही लगाइएगा पहले, क्योंकि मैंने देखा मैथ्स करने लायक क्वेश्चन थे, बस आप पॉइंट आउट कर लीजिए। आप बस मन में ये रखिए कि मैं यार मैथ पलटूंगा पहले,
और एक ही घंटे, पहले 1 घंटे दे दीजिए आप मैथ्स को, बाद में 1 घंटे आप कॉम्प्रिहेंशन को दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पहला 1 घंटा जब आप मैथ्स को दोगे तो आप फ्री रहोगे, हो सकता है आप 1 घंटा 10 मिनट तक जाकर के, 1 घंटा 20 मिनट तक जाकर के मैथ्स लगाओ। और भाई विश्वास मानो वर्थ इट है मैथ्स वालों के लिए। पहले मैथ्स और रीजनिंग से सॉल्व करना, ठीक है। आप रीजनिंग भले ना करो, मैथ्स जरूर सॉल्व करो, क्योंकि भाई उसमें गलती के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। आपने अगर कर दिया तो वो सही है, अगर आपने सही से कर दिया, ठीक है। तो ये रहा कि पेपर दोनों डुएबल थे, पेपर दोनों करने लायक थे, और सीसैट भी करने लायक था। सीसैट तो ठीक है, हर साल टफ हो रहा है सीसैट, तो अगर मैंने बोल दिया करने लायक था तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 2024 से आसान था, ये 2024 का बाप था। ये पेपर हमारा GS1 का, जिसके बारे में मैं बता दूं कि ये पेपर भी डुएबल था। तो अब मेरा ये रिव्यू रहा कि पेपर भाई डुएबल था। जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कमी रही प्रिपरेशन, क्योंकि अभी मेरा भी रिजल्ट नहीं आया, और कमी तो रहती है यार प्रिपरेशन में, परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो देखते हैं क्या होता है, और करने लायक था यार। अगर नहीं होता है तो फिर अगले साल दिया जाएगा, और एक्सपीरियंस करता है थोड़ा बहुत वर्क यार। लेकिन मैंने इन चीज़ों से ये सीखा है कि यार फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, इनका कुछ खास मतलब नहीं रह जाता है यार। हम एक ऐसे प्रिपरेशन के जाल में फंसे हैं ना, एक ऐसे चक्र में फंसे हैं, हम याद करते हैं, हम भूलते हैं, हर चीज़ फिर नहीं हो जाती है। तो ज़रूरत है एक अच्छे से प्लान करके, एक अच्छी सी प्लानिंग बना करके, एक लाइन से पढ़ने की, और मल्टी डायमेंशनल सोच को खोलने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करनी है कि कितना नॉलेज आए क्या आए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इस चीज़ की करनी है इस एग्ज़ाम के लिए, कितना संयम रख सकते हो आप, कितना संयम रखते हो। पेपर में बैठ के बिखरना नहीं है, पेपर में बैठ के बिल्कुल बिखरने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में बैठ के संयम रखने की ज़रूरत है। संयम का पेपर है यूपीएससी, आपके संयम का परीक्षण यहाँ भी हो रहा है, आपके इंटरव्यू का पेपर यहाँ है। प्रीलिम्स सिर्फ प्रीलिम्स नहीं है, प्रीलिम्स मेंस है, और प्रीलिम्स ही आपका इंटरव्यू है, क्योंकि ये आपके संयमित व्यक्तित्व का परीक्षण भी कर रहा है। अगर आप संयम नहीं रखोगे, आप ये सोचोगे कि मेरे सामने बहुत ही कठिन चीज़ें आ गई और आप संयम खो दिए, और लास्ट में जा कर के उस संयम के बाद जो आपको खुशी मिलने वाली थी वो आपसे छीन जाएगी। इसीलिए संयम अपने अंदर लाइए, अपने अंदर संयम लाइए, अपने आप को बिखरने मत दीजिए, हर सिचुएशन के लिए अपने आप को ढालिए। जाते जाते मैं कट ऑफ का भी जिक्र करता जाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है 84 मार्क्स से लेकर के 88 मार्क के बीच में। जी हाँ, 90 जाएगी ही नहीं कट ऑफ, 84 से लेकर के 88 तक ये रहने वाला है हमारे कट ऑफ का रेंज, ठीक है। आशा करता हूँ मेरा ये एग्जामिनेशन सेंटर का रिव्यू, क्वेश्चन पेपर का रिव्यू, और मेरी जो भी बातें बताई गई हैं आपको आपके फायदे की होंगी। हार नहीं मानना है, यूं ही आगे बढ़ना है। हार नहीं मानना है, यूं ही आगे बढ़ना है। सपने बुनते आए हैं, अब सपनों को गढ़ना है, ठीक है। इसी लाइन के साथ मैं आप सभी को कहता हूं कि खूब सारा खुश रहिए, और अगले साल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले साल की यूपीएससी के लिए आपकी शुभकामनाएं। तब तक जितने फॉर्म्स आ रहे हैं जो भी अलग अलग एग्ज़ाम्स के, अगर आपको लगता है आपका यूपीएससी का प्री क्लियर हो रहा है तो आप मेंस में लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे लगे रहिए। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, अगर आपका सच में हो जाता है तो आप पूरी तरह से लग जाइएगा। वहीं जिनको लग रहा है कि यार मेरा नहीं होगा, अभी से लगने लगा है, तो आप एक अच्छी सी प्रॉपर कोचिंग देखिए अपने लिए, ठीक है।
ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर करिए, ऑनलाइन को मैं भुगत चुका हूँ, ऑनलाइन मुझे नहीं समझ में आ रही है अभी। मुझे लगता है कि ऑनलाइन में टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। भले कहने को होता है हम एक रूम में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, पर वो बाहर निकलना, वो माहौल देखना शायद वो बेटर प्रिपरेशन कराता है। तो देखिए, अच्छी कोचिंग देखिए अपने लिए, और टीचर्स पे विश्वास रखिए। टीचर्स खराब नहीं पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी ही खुद को बदल रहा है, तो टीचर्स भी उनके साथ बदल रहे हैं। अब जैसा इस बार पेपर आया है, टीचर से क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आपको पेपर थोड़ी ना आउट कर देगा। खैर, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ले जा रहा हूँ वीडियो को, तो मैं यहीं पे वीडियो को एंड करूँगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय।